अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम चौथी जमात का सबक माहौलियाती मुतल्लिक़ यानी ईवीएस में मुख्तलिफ़ अक़साम के जानवर के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी ईवीएस की किताब अपने सामने खोल कर रखें ताकि इसमें मौजूद जदवलों को भरने में आसानी हो। प्यारे बच्चों, हमें अपने अतराफ़ में क्या क्या नज़र आता है, क्या आप बता सकते हो? जी बिल्कुल सही। हमें अपने अतराफ़ में इंसान, मकानात, सवारियाँ और परिंदे जानवर नज़र आते हैं। हमें अपने अतराफ़ में कई किस्म के जानवर नज़र आते हैं। तो आज हमारे इस उन्वान का ताल्लुक़ भी इसी से है। आज का हमारा उन्वान है मुख्तलिफ़ अक़साम के जानवर। हमें अपने अतराफ़ में मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर नज़र आते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, बकरी, बैल। ये तमाम जानवर को हम घरों में पालते हैं या हमारे आसपास के लोग घरों में पालते हैं, तो ये पालतू जानवर कहलाते हैं। लेकिन चंद जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं पालते, वो जंगलात में रहते हैं, उन्हें हम जंगली जानवर कहते हैं। जंगली जानवरों में शेर, बबर, चीता, हाथी वगैरह आते हैं। प्यारे बच्चों, हर एक जानवर एक दूसरे से जुदा है। हर एक की जसामत अलग अलग है, यानी कि हर एक का साइज़ वगैरह अलग अलग है। कोई हमारे से बड़ा जानवर भी मौजूद है, कोई हमसे छोटा जानवर मौजूद है और कोई बहुत ही छोटा जानवर भी मौजूद है। हर एक की जसामत अलग है, हर एक के अशकाल अलग हैं। किसी के कान लंबे होते हैं, किसी के कान छोटे होते हैं, किसी की आंखें बड़ी होती हैं। प्यारे बच्चों, जब हमारे जहन में एक हाथी का ज़िक्र आता है या फिर हम जब हाथी का ज़िक्र करते हैं तो हमारे जहन के तस्वुर में एक खाका बन जाता है, जिसमें हाथी की एक लंबी सूंड होती है, बड़े बड़े कान होते हैं, उसका बेडौल जिस्म होता है, मोटे मोटे पाँव होते हैं। इसी तरह अगर हम खरगोश के बारे में सोचें तो हमारे जहन के तस्वुर में एक छवि उभरती है, जिसमें एक छोटा सा सफ़ेद जानवर जिसके लंबे लंबे कान होते हैं। इस तरीक़े से हमारे जहन में जानवरों की जसामत अलग अलग छवि की सूरत में उभरती है। तो बच्चों, इसी से मुताल्लिक़ एक छोटा सा मशग़ला आज हम करते हैं। प्यारे बच्चों, दी गई तस्वीर आपको अजीब लग रही होगी, क्योंकि इस तस्वीर में एक जानवर के कान दूसरे जानवर को लगे हुए हैं। गौर से देखिए बच्चों, ये हाथी है। हाथी को किसके कान लगे हुए हैं? देखिए, चूहे के कान लगे हुए हैं। इसी तरह ये ज़िराफ़ है, तो ज़िराफ़ को किसके कान लगे हुए हैं? हाथी के कान लगे हुए हैं। इसी तरीक़े से भैंस, हिरन, गधा, खरगोश, चूहा, ये तमाम जानवर यहाँ मौजूद हैं और इस तस्वीर में आपको अलग जानवर और जानवरों के कान मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, आगे एक जदवल को इसी तरीक़े से मुकम्मिल करते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक जदवल दिया गया है जिसमें जानवर और कान, आपने जो तस्वीर देखी है उसमें हाथी को किसके कान लगे हुए हैं बच्चों? चूहे के कान लगे हैं। इसी तरह से आपको ये जदवल मुकम्मिल करना है कि खरगोश को किस जानवर के कान लगे हुए हैं, चूहे को किस जानवर के कान लगे हुए हैं, ज़िराफ़, कुत्ता, भैंस, हिरन, ये तमाम जानवरों को किसके कान लगे हुए हैं, आपको इस जदवल में मुकम्मिल करना है। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें 2 कान दिए हैं। ये 2 कान हमें सुनने में मदद देते हैं। इसी तरह जानवरों के भी कान होते हैं, जानवरों को भी कान सुनने में मदद देते हैं। लेकिन बच्चों, हमारे कान हमको बाहर की तरफ नज़र आते हैं, दोनों तरफ। चंद जानवरों में कान बाहर की तरफ नज़र आते हैं और चंद जानवरों को कान नज़र नहीं आते। हालांकि कान होते हैं लेकिन जिस्म के अंदर छुपे हुए रहते हैं, बालों से ढके हुए रहते हैं। तो ऐसे कान जो हमें बाहर की तरफ नज़र आते हैं इन्हें हम बैरूनी कान कहेंगे, और ऐसे कान जो हमें नज़र नहीं आते उसे हम अंदरूनी कान कहेंगे। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर में किस जानवर के कान बाहर नज़र आ रहे हैं? देखिए, हिरन है, हिरन के कान आपको नज़र आ रहे हैं। मेंढक है, मेंढक के कान आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। मछली है, मछली के कान आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। मुर्गी के कान नज़र नहीं आते, कौवे के कान नज़र नहीं आते, जबकि शेर के कान हमें नज़र आ रहे हैं। चिड़िया के कान नज़र नहीं आ रहे हैं। भैंस के कान हमें नज़र आ रहे हैं। सांप के कान हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। छिपकली के कान भी नज़र नहीं आते। सुअर, इसके कान भी हमें नज़र आ रहे हैं। बतख के कान हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। ज़िराफ़ के कान नज़र आ रहे हैं। हाथी के कान नज़र आ रहे हैं। बिल्ली के कान नज़र आ रहे हैं। तो बच्चों, ये जो कान नज़र आ रहे हैं इन्हें हम बैरूनी कान कहेंगे। बैरूनी कान नज़र आने वाले जानवरों की लिस्ट आपको अलग तैयार करना है, और ऐसे जानवर जिनके कान आपको इस तस्वीर में नज़र नहीं आ रहे हैं इन्हें भी अलग से जदवल में लिखना है। इसके आगे का जदवल देखिए।
बच्चों वो जानवर जिनके कान नज़र आते हैं यहाँ पर लिखना है आपको, वो जानवर जिनके कान नज़र नहीं आते दी गई तस्वीर में से देखकर यहाँ पर लिखना है आपको। प्यारे बच्चों, ऐसे जानवर जिनके कान हमें नज़र आ रहे हैं इन्हें तो हम बैरूनी कान कह रहे हैं, लेकिन ऐसे जानवर जिनके कान हमें नज़र नहीं आते लेकिन उनके कान मौजूद रहते हैं उन्हें हम अंदरूनी कान कह रहे हैं। ये लोग सुन सकते हैं मगर इनके कान परों से ढके होते हैं, जिस्म के अंदर रहते हैं, हम इसे अंदरूनी कान कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये तस्वीर देखिए, ऐसे जानवर जिनके कान होते हैं लेकिन बैरूनी तौर पर नज़र नहीं आते। कौन से जानवर है देखिए बच्चों, मुर्गी, चिड़िया, तोता, बतख, कौवा, मेंढक। ऐसे जानवर हैं जिनके कान हमें नज़र नहीं आते, ये परिंदों में शुमार होते हैं। इसी तरीके से सांप है जिसके कान हमें नज़र नहीं आते, तोता है, तोते के कान भी हमें नज़र नहीं आते, मगरमच्छ है, इसके कान भी हमें नज़र नहीं आते। ये तमाम जानवरों के कान हमें बैरूनी तौर पर नज़र नहीं आते, जबकि मुर्गी, परिंदों में ये कान छुपे हुए होते हैं परों के पीछे। प्यारे बच्चों, सांप है, सांप के कान जिस्म के अंदर होते हैं। फिर सांप कैसे सुनता है? सांप इर्तियाश के ज़रिए यानी कि हरकत के ज़रिए आवाज़ को सुन सकता है। तोते के कान भी होते हैं, ये भी परों में छुपे होते हैं। मगरमच्छ के कान आँख के पीछे 2 सुराखों की शक्ल में मौजूद होते हैं जिससे वो आसानी से सुन सकता है। प्यारे बच्चों, सांप है, सांप के कान उसके जिस्म में, उसके जबड़े के पीछे होते हैं, लेकिन ये छिलकों से ढपे हुए होते हैं, अंदरूनी जानिब होते हैं। तब सांप कैसे सुन सकता है? सांप इर्तियाश यानी कि हरकत के ज़रिए आवाज़ को पहचानता है। कभी आपने देखा है कि बीन बजाने वाला बीन बजाता है तो सांप उसके सामने नाचता हुआ नज़र आता है, लेकिन बच्चों सांप को सुना ही नहीं देता बीन की आवाज़। फिर वो क्या करता है? वो बीन को अपना फन फैलाकर बीन की हरकत पर अपने फन को इधर से उधर हरकत देता है, जिससे लोग समझते हैं कि बीन की आवाज़ पर सांप नाच रहा है, लेकिन ये गलत है। सांप सिर्फ इर्तियाश अपने जिस्म की हरकत के ज़रिए ही आवाज़ को सुन सकता है। प्यारे बच्चों, इसी तरीके से मगरमच्छ और छिपकली, ये जानवरों के कान आँख के करीब 2 सुराखों की शक्ल में होते हैं जिनके ज़रिए वो बआसानी सुन सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमने जाना कि कान से हम सुनने में मदद देते हैं, इसी तरीके से कान जानवरों में भी सुनने में मदद देते हैं। इसी तरीके से जानवरों में जिल्द भी सबकी अलग अलग होती है। जानवरों की जिल्द को हम खाल कहते हैं। आप जान चुके हैं कि कान मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। इसी तरीके से जानवरों की जिल्द यानी कि खाल भी अलग अलग होती है। बाज़ की खाल पर बाल होते हैं, बाज़ की खाल पर होते हैं, बाज़ की खाल पर धारियाँ बनी होती हैं, बाज़ की जिल्द पर चत्तियाँ बनी होती हैं, यानी कि तमाम जानवरों की जिल्द अलग अलग होती है। जिल्द हमें क्या करती है? जिल्द हमारे आज़ा की हिफाजत करती है, जिल्द हमें सर्दी गर्मी से बचाती है, जिल्द के ज़रिए हम महसूस कर सकते हैं, यानी कि जिल्द एक हिस्सी आज़ा है। जानवरों में भी जिल्द सर्दी गर्मी से बचाती है, इन्हें इनकी हिफाजत करती है। तो जानवरों की जिल्द से मुताल्लिक़ एक दिलचस्प मशगला आगे करते हैं। क्या आपने कभी जानवरों को देखा है जिनकी जिल्द पर बाल या छत्तियाँ बने होती हैं? तो इसी तरीके से यहाँ पर चंद जानवरों के रंग और उनकी जिल्द पर बने हुए निशानात दिए गए हैं। आपको इस मशगले में इन जानवरों पर उन निशानात के हिसाब से पहचानना है कि ये कौन से जानवर हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ज़ेब्रा की जिल्द पर धारियाँ बनी होती है। इसी तरीके से चीता है, चीते की जिल्द पर चत्तियाँ बनी होती हैं। वैसे गिलहरी है, गिलहरी की दुम पर बाल होते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट किस्म के नरम होते हैं। शेर है, शेर की खाल पर आपको धारियाँ नज़र आती हैं। हिरन है, हिरन के जिल्द पर आपको चत्तियाँ नज़र आती हैं। तो बच्चों, आपको ये मशगला अंजाम देना है, जिल्द के हिसाब से जानवरों की शनाख्त करते हुए इनमें रंग भरना है। प्यारे बच्चों, आपने अभी देखा कि जिल्द पर धारियाँ वगैरह बनी होती हैं। अब आपको जानवरों की दर्जेबंदी करना है। किस तरीके से दर्जेबंदी करना है? ऐसे जानवर जिनके कान बैरूनी तौर पर नज़र आते हैं और ऐसे जानवर जिनके कान बैरूनी तौर पर नज़र नहीं आते बल्कि अंदरूनी कान मौजूद हैं, और ऐसे जानवर जिनके जिल्द पर बाल हैं और ऐसे जानवर जिनकी जिल्द पर सिर्फ पर हैं। तो बच्चों, आप इस मशगले को अंजाम देने के लिए अपनी किताब के पेज नंबर 23 पर देखिए। प्यारे बच्चों, जिल्द और कान के ज़रिए आपको दर्जेबंदी करना है।
इस तस्वीर में मौजूद जानवरों के नाम दिए गए पीछे जदवल पर आपको ये नाम 2-2 मरतबा लिखना है। जैसा कि यहाँ पर मौजूद है लोमड़ी। लोमड़ी के जिस्म पर बाल होते हैं कि पर होते हैं? बाल होते हैं। इसी तरीके से लोमड़ी के कान बैरूनी तौर पर नज़र आ रहे हैं या अंदरूनी तौर पर हैं। इसी तरीके से हाथी, चिड़िया, मोर, चूहा, मुर्गी, बैल, ऊँट, भैंस, मेंढक वगैरह ये तमाम की आपको दर्जेबंदी करनी है। ये दर्जेबंदी करने के लिए आप जदवल देखिए। ऐसे जानवर जिनके कान नज़र नहीं आते, ऐसे जानवर जिनके कान नज़र आते हैं, ऐसे जानवर जिनकी जिल्द पर होते हैं, ऐसे जानवर जिनकी जिल्द पर बाल होते हैं। प्यारे बच्चों, हमने देखा था लोमड़ी। लोमड़ी के कान बाहर नज़र आते हैं। यहाँ पर हम लोमड़ी का नाम यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरीके से लोमड़ी की जिल्द पर बाल होते हैं कि पर होते हैं? बाल होते हैं, तो हम लोमड़ी का नाम यहाँ पर भी लिखेंगे। इसी तरीके से हाथी था। हाथी के कान हमें बाहर नज़र आते हैं, तो हम इस कॉलम में हाथी का नाम लिखेंगे। और हाथी के जिल्द पर बाल होते हैं, तो हम हाथी का नाम यहाँ पर भी लिखेंगे। इसी तरीके से छिपकली है। छिपकली के कान हमें नज़र नहीं आते, तो हम छिपकली का नाम यहाँ पर भी लिखेंगे। और छिपकली की जिल्द पर बाल भी नहीं होते, पर भी नहीं होते, तो हम इन 3 कॉलम में कहीं भी नहीं लिखेंगे उसका नाम। बस यहाँ पर छिपकली के कान नज़र नहीं आते, इसलिए हम ऐसे जानवर जिनके कान नज़र नहीं आते वहाँ पर छिपकली का नाम लिखेंगे। इस तरीके से आपको जानवरों की दर्जेबंदी करनी है। प्यारे बच्चों, हमने अब तक जाना बैरूनी कान और अंदरूनी कान, और जिस्म पर मौजूद बाल और पर के ज़रिए हम जानवरों को पहचान सकते हैं। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा फ़र्क यहाँ पर हमें बच्चे देने वाले जानवरों और अंडे देने वाले जानवरों के बारे में जानना है। प्यारे बच्चों, ऐसे जानवर जिनके कान नज़र नहीं आते और जिनके जिस्म पर मौजूद होते हैं वो अंडे देते हैं। फिर एक बार दोहराती हूँ, ऐसे जानवर जिनके कान नज़र नहीं आते और जिनके जिस्म पर होते हैं वो अंडे देते हैं, जिन्हें हम बैज़ा कहते हैं। और ऐसे जानवर जिनके कान हमें नज़र आते हैं और इनके जिस्म पर बाल मौजूद होते हैं, इन्हें हम बच्चाज़ा कहते हैं। यानी कि ये बच्चे देने वाले जानवर हैं, जिन्हें हम बच्चाज़ा या बैज़ा कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपने गौर किया? जिन जानवरों के कान नज़र आते हैं इनकी जिल्द पर बाल होते हैं। ऐसे जानवर बच्चे पैदा करते हैं। जिन जानवरों के कान नज़र नहीं आते उनकी जिल्द पर पाए जाते हैं, ऐसे जानवर अंडे देते हैं। जानवरों की जिल्द और इनके कानों की खुसूसियत की बिना पर हम कह सकते हैं कि वो बैज़ा है या बच्चाज़ा हैं। वो जानवर जो अंडे देते हैं इन्हें बैज़ा कहते हैं, यानी अंडे देने वाले जानवर। और वो जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं इन्हें बच्चाज़ा या बच्चे देने वाले जानवर या मैमल कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमने अब तक जान लिया बैज़ा और बच्चाज़ा किसे कहते हैं। बैज़ा यानी कि अंडे देने वाले जानवर, बच्चाज़ा यानी कि बच्चे देने वाले जानवर। प्यारे बच्चों, आप अपने घरों में या अपने घर के आसपास के माहौल में मौजूद जानवरों का मुशाहिदा कीजिए और ये देखिए कि उनके कान नज़र आते हैं या उनके जिस्म पर बाल मौजूद हैं और वो बच्चे देने वाले हैं या अंडे देने वाले हैं। इनकी एक फहरिस्त तैयार कीजिए और अपने टीचर को दिखाइए। बच्चों, खाल यानी कि जिस्म से, जानवरों की खाल से हमें बहुत फ़ायदे हासिल होते हैं। जानवरों से हमें बेइंतहा फ़ायदे हासिल होते हैं। जानवरों से हमें दूध, गोश्त, अंडे वगैरह मिलते हैं। इसी तरह जानवरों की खाल भी हमें फ़ायदा देती हैं। जानवरों की खाल से बैग, बटुए, चप्पल, बेल्ट वगैरह बनाए जाते हैं। इसी तरीके से जानवरों की जिल्द पर मौजूद बालों से हम ऊन निकालते हैं और उनसे टोपियाँ, मफलर वगैरह तैयार करते हैं। बच्चों, ये एक भेड़ की तस्वीर है। भेड़ के जिस्म पर बाल मौजूद हैं। ये बाल भेड़ को सर्दी और गर्मी से बचाते हैं। ये भेड़ के जिस्म की हिफाजत करते हैं। लेकिन हमें भी ये फ़ायदा, बच्चों, भेड़ से हमें भी फ़ायदा हासिल होता है। भेड़ के जिस्म पर मौजूद बालों को ऊन कहते हैं। ऊन से टोपियाँ, मफलर वगैरह बनाए जाते हैं। बच्चों, भेड़ के जिस्म पर मौजूद ऊन को तराश लिया जाता है, निकाल कर इसे मशीनों के ज़रिए साफ़ किया जाता है और इससे हासिल होने वाले ऊन से
ہم سردی سے بچنے کے لیے سویٹرز، مفلرز، ٹوپیاں وغیرہ بناتے ہیں۔ بچوں، جانور ہمیں بے انتہا فائدہ دیتے ہیں۔ جانوروں سے ہمیں غذا حاصل ہوتی ہے، جانوروں سے ہمیں گوشت، انڈے، دودھ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح جانوروں کی کھال سے ہمیں بٹوے، چپل وغیرہ بنانے کے لیے چمڑا حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح جانوروں کو ہم بار برداری کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس پر سواری کے لیے بھی اسے استعمال کرتے ہیں۔ بچوں، آگے کا جدول دیکھیے۔ بچوں، یہاں پر آپ کو ایک جدول دیا گیا ہے پیج نمبر 25 پر، جس میں غذا دینے والے جانور، زراعت میں استعمال کیے جانے والے جانور، دیگر کام انجام دینے والے جانور۔ آپ کو اس فہرست میں ان جانوروں کے نام لکھنا ہے جن سے ہمیں غذا حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ مرغیاں ہیں، گائے ہے۔ اسی طریقے سے زراعت میں استعمال کیے جانے والے جانور جیسے کہ بیل ہے، بھینس ہے، گائے ہے۔ دیگر کام انجام دینے والے جانور، دیگر کام انجام دینے میں آپ کو آتے ہیں اونٹ، بیل، گھوڑا۔ بچوں، اونٹ پر سواری کی جاتی ہے، ساتھ میں اسے دوسرے عرس وغیرہ کے وقت پر اسے سجایا جاتا ہے اور اسے سڑکوں پر گھمایا جاتا ہے۔ بچوں، اس طریقے سے دیگر کام انجام دینے والے جانوروں کی فہرست آپ کو یہاں پر ان کے نام لکھنا ہے۔ غذا دینے والے جانور، زراعت میں استعمال کیے جانے والے جانور، دیگر کام انجام دینے والے جانور۔ اس کی فہرست آپ کو تیار کرنی ہے اور آپ کے ٹیچر کو دکھانی ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ کے پاس کوئی جانور ہے یا پھر نہیں ہے تو آپ کے آس پاس پڑوس میں آپ کے کوئی پالتو جانور ہے تو اس کا مشاہدہ کیجیے اور معلومات اکٹھی کیجیے اور ان معلومات کو اپنی کتاب میں درج کیجیے۔ بچوں، آپ ان جانوروں کا مشاہدہ کیجیے اور ان میں حسب ذیل نکات کی فہرست کو اس جدول میں اس کی تفصیلات لکھیے۔ آپ کے پڑوس میں جائیے اور دیکھیے کہ ان کے پاس کون سا جانور ہے، کیا اس کا کوئی نام رکھا گیا ہے؟ اگر نام رکھا گیا ہے تو آپ یہاں پر لکھیں گے۔ پیارے بچوں، ان کے پاس کون سا پالتو جانور ہے؟ کیا اس کا کوئی نام رکھا گیا ہے؟ اگر نام رکھا گیا ہے تو ہاں لکھیں گے۔ اس پالتو جانور کا کیا نام رکھا گیا ہے؟ اس جانور کا نام ہم یہاں پر لکھیں گے۔ کیا وہ جانور انڈے دیتا ہے؟ اگر انڈے دیتا ہے تو یہاں پر لکھیں گے ہاں انڈے دیتا ہے۔ کیا وہ جانور بچے پیدا کرتا ہے؟ اگر نہیں تو نہیں پیدا کرتا ہے لکھیے۔ کیا اس جانور کے بچے ہیں؟ وہ کیا کھاتا ہے؟ اسے غذا کون دیتے ہیں؟ یہ تفصیلات آپ اپنی کتاب میں درج کیجیے۔ کیا اس جانور کے بچے ہیں؟ وہ کیا کھاتا ہے؟ اسے غذا کون دیتے ہیں؟ اس جانور کی جلد پر بال ہیں یا پر ہیں؟ کیا اس جانور کے کان باہر نظر آ رہے ہیں؟ اس جانور کو کیوں پالا جا رہا ہے؟ اس کی دیکھ بھال کس طرح کی جا رہی ہے؟ اس جانور کو کیوں اور کب غصہ آتا ہے؟ غصہ آنے پر جانور کیا کرتا ہے؟ ان کے گھر میں سب سے زیادہ کون جانور کو پسند کرتے ہیں؟ وہ اسے کیوں پسند کرتے ہیں؟ آپ یہ تفصیلات اپنی کتاب کے پیج نمبر 26 پر درج کیجیے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ریاستی جانور کون سا ہے؟ جی، بالکل صحیح، ہرن۔ ہرن ہمارا ریاستی جانور ہے۔ بچوں، ہرن کی تصویر دیکھیے۔ بچوں، یہ ہرن ہے، اسے تیلگو میں جنکا کہتے ہیں۔ بچوں، یہ ہماری ریاست کا قومی جانور ہے۔ ہرن کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، ہرن کے جسم پر بال ہوتے ہیں، ہرن کے سینگ پائے جاتے ہیں۔ یہ جانور ہماری ریاست کے نلا ملا جنگلات میں بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے شیر۔ شیر ہمارا قومی جانور ہے۔ بچوں، اس کے جسم پر دھاریاں ہوتی ہیں، اس کے کان باہر نظر آ رہے ہیں، اس کے جسم پر بال ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ جانور ہمارا قومی جانور ہے۔ اس جانور کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ جانور معدوم ہوتے جا رہے ہیں، یعنی کہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بچوں، ہمیں جنگلات کو کٹنے سے روکنا چاہیے اور جس کی وجہ سے یہ جانور کا تحفظ ہم کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم نے اب تک جانوروں کے بارے میں معلومات اکٹھی کی۔ اب آپ کو اپنی جماعت میں جانور کا ایک نمونہ بھی تیار کر لے جانا ہے۔ پیارے بچوں، ایک جانور کا ایک نمونہ تیار کیجیے۔ اس نمونے کو آپ پیپر کے ذریعے یا پھر مٹی کے ذریعے تیار کر سکتے ہیں۔ آپ کی کتاب کے پیج نمبر 26 پر یہ نمونہ دیا گیا ہے، جس میں پیپر کو مختلف انداز میں موڑنا
اور اس کے ذریعے پرندے کی شکل بنانا دیا گیا ہے۔ بچوں، اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ ایک پرندے کو تیار کیجیے۔ پیارے بچوں، اس سبق سے ہم نے جانا کہ جانوروں کے بیرونی کان ہوتے ہیں اور اندرونی کان ہوتے ہیں۔ جانوروں کے جسم پر بال ہوتے ہیں اور پرندوں کے جسم پر پر موجود ہوتے ہیں۔ چند جانور انڈے دیتے ہیں جنہیں ہم بیضہ کہتے ہیں، اور چند جانور بچے پیدا کرتے ہیں جنہیں ہم بچے دینے والے یا پھر میمل کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جانوروں سے ہمیں کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ان سے ہمیں انڈے، دودھ، گوشت، کھال وغیرہ حاصل ہوتی ہے۔ چند جانور بار برداری کا کام بھی کرتے ہیں اور چند جانوروں کو ہم سواری کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس سبق سے ہم نے جانا کہ جانوروں میں ہمارا قومی جانور بھی کون سا ہے اور ہمارا ریاستی جانور بھی کون سا ہے۔ پیارے بچوں، اسی سے متعلق مشغلوں کو آگے بڑھاتے ہوئے تصورات کی تفہیم میں چند سوالات کے جوابات آپ کو لکھنے ہیں۔ تصورات کی تفہیم۔ تو بچوں، آپ نے جو سبق جانا ہے اس سے متعلق پہلا سوال ہے، بیرونی طور پر کان نظر آنے والے کوئی 10 جانوروں کے نام لکھیے۔ آپ اپنے اطراف میں دیکھیے، مشاہدہ کیجیے اور 10 جانوروں کے نام لکھیے، جیسا کہ کتا ہے، بلی ہے، بکری ہے، بیل ہے، گھوڑا وغیرہ۔ اس طریقے سے 10 جانوروں کے نام آپ کو اپنی کاپیوں میں لکھنے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال ہے، انڈے دینے والے اور بچے پیدا کرنے والے جانوروں کے کوئی 2 فرق اور مشابہت لکھیے۔ تو بچوں، فرق اور مشابہت لکھنا ہے، جیسے کہ بال ہوتے ہیں، بال، پر، کان وغیرہ کے بارے میں آپ کو فرق اور مشابہت لکھنا ہے انڈے دینے اور بچے پیدا کرنے والے جانوروں کے بارے میں۔ اسی طریقے سے تیسرا سوال ہے، چند ایسے جانوروں کے نام لکھیے جن کے جسم پر نہیں ہوتے لیکن وہ انڈے دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، میں نے کہا تھا آپ کو کہ جن کے کان نظر نہیں آتے وہ انڈے دیتے ہیں۔ تو مینڈک ہے، چھپکلی ہے، ان کے جسم پر نہیں ہوتے لیکن وہ انڈے دیتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، جانوروں اور پرندوں سے حاصل ہونے والے فوائد لکھیے۔ تو بچوں، آپ کو جانوروں سے اور پرندوں سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں میں نے سمجھایا تھا کہ گوشت حاصل ہوتا ہے، انڈے حاصل ہوتے ہیں، جانوروں کے پر جیسے کہ مور ہے، مور کے پنکھ سجانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کو فائدے میں حاصل ہونے والی چیزیں ہیں، تو آپ کو اس کا جواب اپنی نوٹ بک میں تحریر کرنا ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے پلیٹیپس ایک ایسا جانور ہے جو انڈے دینے والا جانور ہے، جس کے جسم پر کان موجود ہوتے ہیں، جس کے کان ہمیں نظر آتے ہیں، جس کے جسم پر بال موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ انڈے دیتا ہے اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے۔ تو بچوں، یہ ایک واحد جانور ہے دنیا میں جو انڈے دینے والا ہے لیکن اس کے کان اور بال ہوتے ہیں۔ کان بیرونی طور پر نظر آتے ہیں اور جسم پر بال ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، کبھی آپ نے چڑیا گھر گیا ہے؟ تو بچوں، زیبا، رحیم وغیرہ چڑیا گھر گئے اور وہاں پر انہوں نے کئی جانوروں کا مشاہدہ کیا۔ تو بچوں، دی گئی تصویر کو دیکھیے۔ بچوں، یہاں پر 3 تصویریں دی گئی ہیں جس میں ایک خوبصورت پرندہ موجود ہے، ایک چمپینزی ہے اور ایک گینڈا موجود ہے۔ تو بچوں، اس تصویر کو متعلق زیبا اور رحیم، فراز، عامر اپنے دوستوں کے ساتھ چڑیا گھر گئے۔ وہاں انہوں نے یہ جانوروں کو دیکھا اور ان سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سوالات کیے۔ انہوں نے طرح طرح کے سوالات کیے ہوں گے۔ تو بچوں، وہ لوگ کیا سوالات کیے ہیں یہ سوال آپ کو لکھنے ہیں، جیسے کہ انہوں نے کیا پوچھا ہوگا، اس چڑیا کا نام کیا ہے، یا پھر یہ چمپینزی کب سے یہاں پر ہے، یہ کیا کھاتا ہے۔ اس طریقے سے مختلف سوالات انہوں نے کیے ہوں گے۔ تو یہ تمام سوالات آپ کو اپنی کاپیوں میں تحریر کرنے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ اپنے ماحول کا مشاہدہ کیجیے اور ایک ایسی فہرست تیار کیجیے جس میں بچے دینے والے اور انڈے دینے والے جانوروں کے نام درج کرنے ہیں آپ کو۔ تو بچوں، آپ اپنے محلے میں جائیے، محلے کے اطراف کا مشاہدہ کیجیے اور ان جانوروں کی معلومات کو اکٹھی کیجیے۔ بچوں، آپ کے لیے ایک منصوبہ بھی ہے، یعنی ایک پروجیکٹ ورک بھی ہے، منصوبہ کام ہے، آپ کو اسے مکمل کرنا ہے۔ بچوں، آپ کا یہ منصوبائی کام ہے۔ آپ کو کوئی 2 جانوروں کا مشاہدہ کر کے درجہ ذیل جدول کے مطابق معلومات کو اکٹھا کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ پہلا ہے جانور کا نام، دوسرا ہے کیا اس کے جسم پر یا بال ہیں، یہ انڈے دیتا ہے یا بچے پیدا کرتا ہے،
ये क्या खाता है, कहाँ रहता है। तो बच्चों आपको सिर्फ 2 जानवरों के नाम लिखना है और उनके मुताल्लिक़ तफ़सीलात लिखनी हैं। ये आपका मनसूबाई काम है, यानी कि प्रोजेक्ट वर्क है। आपको मालूमात अपने अतराफ़ के माहौल से ढूंढ कर जमा करनी है। पहले आप जानवर का नाम लिखेंगे, फिर इसके जिस्म पर है या बाल हैं लिखेंगे, फिर ये अंडे देता है या बच्चे देता है इसके बारे में लिखेंगे। ये क्या खाता है, क्या वो गोश्त खाता है या सब्ज़ी खाता है, इस ताल्लुक़ से लिखेंगे। वो कहाँ रहता है, क्या इसे घर में बांधते हैं या घर में पालते हैं या फिर इसे घर के बाहर बांधते हैं वगैरह। आप इस तरीक़े से मालूमात को इकट्ठी करके इस जदवल को मुकम्मिल करना है। प्यारे बच्चों, आपको एक और मशगला भी अंजाम देना है। आपको बच्चे देने वाले जानवर की तस्वीर उतारनी है और उसमें रंग भरना है और उसे अपनी टीचर को बताना है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके मशागिल हैं जो आपको अपने घर में अंजाम देने हैं। बच्चों देखिए, कोई एक बच्चे देने वाले जानवर की शक्ल उतारिए और रंग भरिए। इसी तरीके से हमें ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा, पानी और मकानात की ज़रूरत होती है। आपके अतराफ़ व अकनाफ़ में पाए जाने वाले जानवरों और परिंदों की मदद आप कैसे करेंगे, इसके बारे में आप लिखना है, जवाब तहरीर करना है कि जानवरों को भी ग़िज़ा, पानी और मकान की ज़रूरत होती है। वो घोंसलों में रहते हैं या कहाँ पर रहते हैं, इनके बारे में आपको मालूमात जमा करनी है और लिखनी है। परिंदे और जानवर भी हमारी तरह जीने का हक़ रखते हैं। इनका तहफ़्फ़ुज़ का शऊर पैदा करने के लिए चंद नारे लिखने हैं। आपको चंद नारे लिखने हैं कि जानवरों को बचाइए, जानवरों का शिकार मत कीजिए। इसी तरह से और दीगर नारे आपको तहरीर करने हैं। परिंदों, जानवरों और इनके बच्चों को जब आप देखते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं, आप अपने ख़यालात को अपनी कापियों में तहरीर कीजिए। प्यारे बच्चों, अब तक आपने सबक को मुकम्मल तौर पर समझ लिया है। तो इसके बाद आप आखिरी मशगला जो आप करना है वो आपकी किताब में है। क्या मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जानवरों के दरमियान मुशाबिहत और फ़र्क बयान कर सकते हैं, तो आप हाँ या नहीं लिखना है। अगर आप फ़र्क बयान कर सकते हैं कि हाँ, जानवरों के दरमियान क्या मुशाबिहत होती है कि वो गोश्त खाते हैं या फिर उनके कान होते हैं, इस तरीक़े से आप फ़र्क बयान करने के काबिल हैं, तो आप हाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं। जानवरों के मुताल्लिक़ सवाल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आप जानवर को देखकर इसके बारे में पूछते हैं, सवाल करते हैं कि ये जानवर का क्या नाम है, ये जानवर क्या खाता है, इस तरीक़े से सवालात कर सकते हैं, तो हाँ लिखिए या फिर नहीं। जानवरों के मुताल्लिक़ मालूमात इकट्ठा करते हुए जदवल में दर्ज कर सकते हैं या नहीं। तो जदवल में अगर आप दिए गए किताब में मौजूद जदवलों को मुकम्मल तरीक़े से कर सकते हैं तो हाँ लिखिए। जानवरों की तस्वीर उतार कर रंग भर सकता है या सकती हूँ, तो आप हाँ या नहीं में लिखना है। मैं जानवरों के फ़ायदे बयान कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अगर आप जानवरों के फ़ायदे बयान करने के काबिल हो चुके हैं तो हाँ लिखिए। बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हमने मुख्तलिफ़ अक़साम के जानवरों के बारे में पढ़ा, समझा। तो इसी से मुताल्लिक़ तमाम जदवलों को आपको मुकम्मिल करना है और अपनी किताबों जो जवाब तहरीर कर चुके हैं उसे आपके टीचर को बताना है। तो बच्चों, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफ़िज़।